एसएचएम वाले चैप्टर के अंदर ऑक्सीलेशन अपन डिटेल में पढ़ चुके होंगे। वहाँ पे यदि आपने नोटिस किया होगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर पार्टिकल की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूसली आपस में एक्सचेंज होती है और पार्टिकल अपना मोशन इनफाइनाइट टाइम तक उसी मोशन में रहता है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिलेगा एलसी ऑक्सीलेशन में। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के एनर्जी सोर्स हैं, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, और इन दोनों के बीच में एनर्जी का कंटिन्यूस एक्सचेंज चलता रहेगा। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ हमारे पास ये जो कैपेसिटर और इंडक्टर है दोनों ही आइडियल है, और जो इनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया है वो भी सुपर कंडक्टिंग वायर है, तो कहीं कोई एनर्जी लॉस की बात नहीं होगी। और मैं स्टार्टिंग में मान के चल रहा हूँ हमारा जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है। ये कैपेसिटर पे चार्ज मान लेता हूँ मैं, इधर की तरफ प्लस का क्यू, इधर के साइड माइनस का क्यू। ये आपके पास कैपेसिटर में चार्ज है। और यहाँ पे एक स्विच मान लेते हैं जिसको आपने t=0 पे ऑन किया है। जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर चार्जिंग की वजह से पहले से एक पोटेंशियल डिफरेंस था, वो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इस इंडक्टर पर आ जाएगा। दोनों क्या है, पैरेलल में। एक चीज़ पे मैं आपका फोकस करना चाहूँगा, गलती से आप यहाँ पे ना V=IR ओम्स लॉ इस पे देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ना तो इंडक्टर के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना ही कैपेसिटर के लिए। अदरवाइज बहुत सारे कन्फ्यूजन दिमाग में आएंगे। जैसे मैं स्टार्टिंग में जैसे ही बोलूँगा स्विच ऑन होगा, इंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन फिर भी सर्किट के अंदर करंट जीरो रहेगी। यदि आप ओम्स लॉ से सोचोगे तो आपको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन दूसरे तरीके से आप डाइजेस्ट करोगे। इंडक्टर की प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखोगे, इंडक्टर में पहले कितनी करंट थी, स्विच को ऑन करने से पहले 0, तो इंडक्टर करंट के सडन चेंजेस का अपोज करेगा, तो इंडक्टर के अंदर करंट 0 की 0 रहेगी। करंट धीरे धीरे बढ़ेगी, अचानक से नहीं बढ़ेगी। जैसे आप स्विच ऑन करोगे उस मोमेंट पे करंट देखोगे 0+ पे, तो करंट 0 रहेगी। यानी इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है, पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से धीरे धीरे सर्किट में करंट फ्लो होगी। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे करंट फ्लो होगी, तो थोड़े टाइम के बाद में आप देखोगे तो इस सर्किट में आई करंट फ्लो होती हुई दिखाई देगी। और इस करंट के फ्लो होने की वजह से ये हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने से कुछ चार्ज कम हो जाएगा। इधर की तरफ चार्ज मान लेता हूँ स्मॉल q, और इधर की तरफ चार्ज माइनस का स्मॉल q। ये हमारे पास मोमेंट होगा और करंट ये कंटिन्यूस फ्लो रही। अब आपके पास एक तरीके से कैपेसिटर की कुछ एनर्जी इंडक्टर के पास आ गई। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली आपके पास चार्ज, ये डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की चलती रहेगी। एक मोमेंट आएगा जब आपके पास कैपेसिटर जो है, एक मोमेंट पे कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो आपके पास 0 हो जाएगी, कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। जिस मोमेंट पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उस मोमेंट पे पूरी की पूरी एनर्जी इंडक्टर पाएगी, और इंडक्टर पे जो एनर्जी होती है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है, यानी कि करंट की वजह से होगी। तो उस मोमेंट पे जो करंट है वो मैक्सिमम होगी। अब देखो कैपेसिटर पे चार्ज 0 है, लेकिन सर्किट की करंट मैक्सिमम है। सर्किट की करंट क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा, अब आपके पास कैपेसिटर इस सर्किट को लीड नहीं कर सकता। ये लीड इन द सेंस कि अब कैपेसिटर की वजह से एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता, कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन इंडक्टर चाहता है कि करंट मेंटेन रहे, इंडक्टर की प्रॉपर्टी यही। तो इस सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए इंडक्टर इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा। जैसे करंट फ्लो हो रही ना, इंडक्टर चाहेगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती रहे, तो करंट ऐसे ही करंट का फ्लो होता रहेगा। तो करंट यदि ऐसे फ्लो होती रहेगी, धीरे धीरे इंडक्टर की करंट कम होगी, क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज होगा, इधर की तरफ हमारे पास चार्ज आ जाएगा प्लस का क्यू, इधर की तरफ माइनस क्यू, और कुछ करंट आपके पास डिक्रीज होके कम होके मान लेते हैं करंट हो जाएगी स्मॉल आई। ठीक है, कैपिटल आई तो आपके पास मैक्सिमम करंट है, स्मॉल आई उससे कुछ कम करंट है। ठीक है, करंट के देखना डायरेक्शन चेंज नहीं हुई जब आपके पास कैपेसिटर पे चार्ज 0 हुआ। ठीक है, कैपेसिटर पे जब चार्ज 0 हुआ तो कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज होगी। देख लो, चार्ज के 0 होने से पहले पोलैरिटी आपके पास राइट वाली नेगेटिवली चार्ज थी, और 0 के बाद में राइट वाली पॉजिटिवली चार्ज हो रही। करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अभी इंडक्टर करंट की डायरेक्शन को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी,
और ऐसे ऐसे करंट यदि कंटिन्यूस फ्लो होगी, धीरे धीरे एक मोमेंट आएगा जब यहाँ पे करंट की वैल्यू आपके पास सर्किट में 0 हो जाएगी। और जैसे ही इंडक्टर के अंदर से फ्लो होने करंट 0, मतलब इंडक्टर के अंदर एनर्जी 0, तो पूरी की पूरी एनर्जी वापस कैपेसिटर में आ जाएगी, यानी कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। ये आपके पास कैपेसिटर फुली चार्ज। वापस से इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं, पूरी की पूरी एनर्जी किसके पास आ गई, कैपेसिटर के पास। ठीक है, अब नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा, अब कैपेसिटर कहेगा अब मैं आपके पास चार्ज या फिर कहूँ करंट फ्लो करवाऊंगा। ठीक है, अब कैपेसिटर आपके पास करंट या चार्ज ऐसे फ्लो करवाएगा, तो आपके पास सर्किट में कुछ करंट फ्लो की, मान लेते हैं वो करंट स्मॉल आई किसी मोमेंट पे, और कैपेसिटर थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया, यानी कि एनर्जी अब कुछ पार्ट इंडक्टर में, कुछ पार्ट कैपेसिटर के अंदर है। ठीक है, देखना करंट के 0 होने से पहले और बाद में करंट के डायरेक्शन चेंज है। पहले क्लॉकवाइज थी, अब सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने लग गई। करंट के 0 होते ही आपके पास डायरेक्शन चेंज होगी, और चार्ज की 0 होती पोलैरिटी चेंज होगी। ठीक है, वैसे इस स्टेटमेंट में पहले भी एक बार बोल चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो कैपेसिटर कंटिन्यूसली आपके पास चार्ज फ्लो करवाएगा, यानी कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा, और एक मोमेंट जब वापस कैपेसिटर कंप्लीट डिस्चार्ज होगा तो सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, पूरी की पूरी एनर्जी इंडक्टर के पास आ गई। एनर्जी कहीं और तो जा नहीं सकती, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं जो एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी डिसिपेट होगी, वो नज़ारा यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगेन ये वापस मूवमेंट आ गए, आपके पास कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, तो इंडक्टर करंट को मेंटेन करेगा, तो ऐसे ही करंट फ्लो होती रहेगी। तो धीरे धीरे करंट की वैल्यू कम होकर मान लेते हैं स्मॉल आई हो गई, तो तब तक कैपेसिटर कुछ चार्ज हो जाएगा, इधर की तरफ स्मॉल क्यू, इधर की तरफ माइनस का स्मॉल क्यू। ठीक है, और फिर ये करंट इंडक्टर मेंटेन करेगा, धीरे धीरे कैपेसिटर हमारे पास कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, और सर्किट में करंट कितने जाएगी, 0। अब हमारे पास रिपीटेशन शुरू हुआ, आपके पास इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे तो हमारे पास रिपीटेशन शुरू हो जाता है वापस से। यही प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे आइडियल ले रखा अपन ने, समझ आ रही। अच्छा, ये जो आपके पास एलसी ऑक्सीलेशन है, इस एक ऑक्सीलेशन एक साइकिल में क्या क्या हो रहा है वो देखो। एक साइकिल के अंदर हमारे पास कैपेसिटर ये कंप्लीट डिस्चार्ज, कैपेसिटर स्टार्टिंग पूरा चार्ज था, पूरा डिस्चार्ज, फिर पूरा चार्ज, फिर डिस्चार्ज यहाँ पे, और फिर पूरा चार्ज, यानी कि 2 बार आपका कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और करंट की बात भी करें तो वापस करंट स्टार्टिंग के अंदर करंट 0, फिर वापस हमारे पास करंट मैक्सिमम, फिर करंट 0, फिर मैक्सिमम, और वापस स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे वापस से करंट 0। ठीक है, और आप एनर्जी वाइज बात करोगे, ये पूरा एक साइकिल यहाँ इस तरीके से इन पूरे स्टेप मिलके एक साइकिल पूरा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यदि आप एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, चाहे आप एनर्जी कैपेसिटर के ले लो या एनर्जी आप इंडक्टर के ले लो, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन या पोलैरिटी जैसा कुछ नहीं है। इवन मैं चार्ज की बात करूँगा तो चार्ज के जब आप फंक्शन देखूंगा तो वापस सेम चार्ज, यही जो कैपेसिटर पे इतना चार्ज है ना, इस चार्ज को वापस आने में ये 8 स्टेप परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी आने में आधे स्टेप में आपके पास वापस एग्जैक्ट उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती। तो कैपेसिटर की एनर्जी, आपके पास एनर्जी की फ्रिक्वेंसी डबल हो जाएगी। कैपेसिटर की चार्ज की फ्रिक्वेंसी और एनर्जी की फ्रिक्वेंसी में रिलेशन देखोगे तो एनर्जी की फ्रिक्वेंसी डबल होगी। सिमिलरली अपास कैपेसिटर की चार्ज, इंडक्टर की करंट, और ये कैपेसिटर की करंट बोल दो भाई, करंट और चार्ज और वोल्टेज इनकी फ्रिक्वेंसी आपके पास इक्वल होगी, लेकिन एनर्जी फ्रिक्वेंसी डबल हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो हमने यही देखा कि भाई सब कुछ यहाँ पे आइडियल है, इस वजह से ये साइकिल इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यूस रहेगी, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहेगा। यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में कन्वर्ट होती है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, फिर मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, फिर इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, कंटिन्यूस एनर्जी का एक्सचेंज चलता है, जैसे वहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का चलता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ चलता है। एलसी ऑक्सीलेशन के मैथमेटिकल एनालिसिस की बात कर देते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर नज़ारा ये था कि हमारे पास कैपेसिटर था,
ये फुली चार्ज था और सर्किट के अंदर जो फ्लो होने वाली करंट थी ये हमारे पास ज़ीरो थी, यानी कि पूरी की पूरी एनर्जी हमारे पास कैपेसिटर के पास थी। और टी को 0 पे हमने स्विच को ऑन किया था। यहाँ पे यदि अपन स्विच मान रहे हैं तो टी को 0 पे अपन ने ऑन किया था। थोड़ी देर के बाद में किसी जनरल टाइम टी पे देखेंगे तो यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगी आई, और ये कैपेसिटर कुछ डिस्चार्ज भी हो जाएगा इस तरीके से, यानी अब एनर्जी हमारे पास दोनों के पास है। यानी कि एक जनरल टाइम टी पे बात कर रहा हूँ, एट टाइम टी, तो किसी टाइम टी पे ये नज़ारा रहेगा कि दोनों के पास एनर्जी इस तरीके से। अब मैं एक चीज़ बड़ी आसानी से बात कर सकता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ आइडियल है तो सर्किट की एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग की एनर्जी और किसी जनरल टाइम की एनर्जी एक जैसी रहनी चाहिए। अच्छा, किसी टाइम टी पे एनर्जी बोलूँगा तो दोनों एनर्जी को इक्वेट करूँगा। कैपेसिटर की एनर्जी होती है हमारे पास हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी, ये कैपेसिटर की एनर्जी। इंडक्टर की एनर्जी क्या होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। और स्टार्टिंग की यदि बात करें तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर के पास एनर्जी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ सी, प्लस इंडक्टर के पास तो स्टार्टिंग कोई एनर्जी नहीं थी, ठीक है। या फिर मैं इसे बोलूँ एक तरीके से टोटल एनर्जी है, दोनों एनर्जी को ऐड करते तो टोटल एनर्जी आती है ना, तो ये नज़ारा है। ये हमारे पास जो इक्वेशन है, मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। इसको एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं अपन इसे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन कैसी दिखेगी, 1/2 1/2 ऑफ सी एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो आएगा ट्वाइस ऑफ क्यू डी क्यू अपॉन डी टी, ये आएगा, प्लस L/2 एज इट इज़, और आई स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ आई डी आई अपॉन डी टी। और राइट साइड की बात करें तो टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इस पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा हमारे पास Q अपॉन सी, ये हमारे पास डी क्यू बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज इन चार्ज। चार्ज जिस रेट से चेंज होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, करंट। तो ये हमारे पास करंट आई प्लस एल आई डी आई बाई डी टी, ये नज़ारा है, इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, करंट आई को बाहर ले लेते कॉमन, अंदर बचेगा हमारे पास Q अपॉन सी प्लस एल डी आई बाई डी टी। अब इन दोनों में से एक पार्ट आपके पास 0 होना चाहिए। हमें पता है किसी जनरल टाइम पे करंट 0 इसकी गारंटी नहीं है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास 0 होना चाहिए, बराबर है। तो इस पार्ट को यदि 0 की इक्वेट पुट करते हैं तो ये हमारे पास आता है डी आई बाई डी टी, ये माइनस 1/LC और चार्ज Q। और डी आई बाई डी टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पास डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज लिख दूँ, माइनस 1/LC मल्टीप्लाई बाई Q। ये आपके पास डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपने पहले भी देखी होगी, कहाँ, एसएसएम वाले चैप्टर के अंदर ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन देखी होगी, और इसका सॉल्यूशन आपको पता है, ठीक है। वहाँ पे डबल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में थी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, ठीक है। ये था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसी फॉर्मेट में थी। तो हमने कहा था कि एक्स का जो सॉल्यूशन होगा एक साइनोसॉइडल वेव रहेगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पे ये जो कैपिटल ए है ये एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये फाई आपके पास एक्स का इनिशियल फेज होगा। अब आप इसे साइन का ग्राफ मानो, कॉस का मानो, फाई उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ
कि मेरे पास चार्ज जो रहेगा साइनोसोडल वेरी करना चाहिए। चार्ज Q इज इक्वल टू चार्ज की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसे आप कैपिटल Q लिख रहे थे, कैपिटल Q साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज फाई। अच्छा, कंपेयर करके आप ये बता सकते हो यहाँ पे जो ओमेगा है वो कितना रहेगा। यहाँ से आप बता सकते हो ओमेगा की वैल्यू रहेगी 1/√LC। ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है। तो चार्ज इस तरीके से वैरी करेगा। और अभी जो हमने सिचुएशन लिए यहाँ पे देखो t को 0 पे क्या हो रहा है, एट t इज इक्व टू 0, t को 0 पे हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर चार्ज कैपिटल Q के इक्वल था और चार्ज बाद में धीरे धीरे कम हो रहा था। यहाँ देख लो, यहाँ हमने जो कैलकुलेशन ली थी स्टार्टिंग में चार्ज कैपिटल Q, बाद में चार्ज 0 हो रहा था। स्टार्टिंग अंदर कैपिटल Q यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो 1 आने के लिए ये वाला पार्ट आपके पास क्या हो सकता है, ये वैल्यू होगी π/2 और t 0 पे π/2 यानी फाई आपके पास π/2। तो स्मॉल q आ गया हमारे पास, कैपिटल Q साइन ओमेगा टी प्लस π/2 को मैं लिख दूँ कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास चार्ज का ग्राफ आ गया, ठीक है। ये चार्ज का ग्राफ है हमारे पास कि चार्ज किस तरीके से टाइम के साथ वेरी करेगा। ये चार्ज की इक्वेशन है। यदि आपको करंट की इक्वेशन चाहिए तो करंट I क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास dQ/dt। इसको डिफरेंशिएट कर दो, कैपिटल Q एज इट इज़, Q ओमेगा साइन का ये कॉस का डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन तो माइनस का साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास आ जाएगा करंट की इक्वेशन। ये मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो चार्ज और करंट दोनों की इक्वेशन आ गई हमारे पास, दोनों साइनोसॉइडल फॉर्म में वेरी करे, दोनों आपस पीरियोडिक फंक्शन है। अब यदि आप चाहते हो कि कैपेसिटर की एनर्जी लिखा जाए तो कैपेसिटर की एनर्जी हमारे पास रहेगी Q² डिवाइड बाई 2 ऑफ C। अब देख लो, या फिर आप चाहते हो इंडक्टर की एनर्जी लिखें तो इंडक्टर की एनर्जी आपके पास रहेगी 1/2LI²। चार्ज का भी स्क्वायर हो रहा है और करंट का भी स्क्वायर हो रहा है। और यहाँ देख लो, चार्ज और करंट दोनों की फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, दोनों ग्राफ में फ्रिक्वेंसी ओमेगा है। लेकिन जब आप इनकी फ्रिक्वेंसी काउंट करने बैठोगे तो आपको फ्रिक्वेंसी मिलेगी 2 ऑफ ओमेगा, ठीक है। अरे स्क्वायर करोगे, अब साइन का स्क्वायर करो, कॉस का स्क्वायर करो, फ्रिक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो ये नज़ारा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा SHM वाली क्वांटिटी के साथ इसको रिलेट भी कर लेते हैं। थोड़ा हम SHM से कंपेयर करके देखते हैं। तो SHM के अंदर देखो, एक मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला पार्ट ले रहा हूँ और स्प्रिंग को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ डिस्टेंस x के साथ। तो x जो हमारे पास डिफॉर्मेशन होता है, x क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन लेंथ, और यही बताएगा आपके पास कहीं ना कहीं इस x की वजह से हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, 12kx²। इसी तरीके से, और इस x को यदि अपन डिफरेंशिएट करते हैं dx/dt तो हमें मिलती है स्पीड पार्टिकल की स्पीड मिलती है। और इस स्पीड से अपन ये पता कर सकते हैं पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 12mv²। ये पार्टिकल की होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में एनर्जी का कंटिन्यूस एक्सचेंज होता है। और स्टार्टिंग में मैक्सिमम एक्सटेंड करके छोड़ देता हूँ तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक स्टार्टिंग में कितनी है, 0। यदि मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर जो कैपेसिटर है उसके पास कुछ चार्ज होता है और चार्ज की इनिशियल वैल्यू आप देखते हो दैट t = 0 पे, t = 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, कैपेसिटर पे चार्ज कैपिटल Q यानी मैक्सिमम चार्ज था। और कैपेसिटर की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, जिसे आप लिखते हो Q² डिवाइड बाई 2 ऑफ C।
उसी यदि अपन कंपेयर करते हैं तो अपन बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो यहाँ जो पोजीशन है, पोजीशन की जगह हमारे पास आ गया चार्ज, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का काम कहीं ना कहीं कैपेसिटर की एनर्जी कर रही है, और इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे डी क्यू बाई डी टी, तो हमें मिलेगा करंट आई। ठीक है, तो करंट आई हमारे पास कहीं ना कहीं चार्ज ये स्पीड का काम कर रही है, और करंट आई की वजह से जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो इंडक्टर की एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी का काम कर रही है, इंडक्टर की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का काम कर रही है, और कैपेसिटर की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का काम कर रही है। और यहाँ पे आप जो मास m है, मास m इनर्शिया जो आप बोलते हो सर्किट का, बॉडी का, यहाँ पे इनर्शिया की जगह सर्किट के इनर्शिया का जो हमारा काम है वो हमारे पास इंडक्टेंस कर रहा है, सर्किट का इंडक्टेंस L। इंडक्टेंस कहीं ना कहीं मास की तरफ बिहेव कर रहा है। ठीक है, इंडक्टेंस L। ये मैं सिर्फ कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ कि इन केस कभी आप भूल जाओ कि यहाँ पे किस तरीके से वेरिएशन होता है, तो बिल्कुल आप SHM से कंपेयर कर सकते हो, नज़ारा एक जैसा रहेगा। तो कई बार फॉर्मूले भूल भी जाते हो तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया।